ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों क्लोनिंग। क्या होता है बच्चों? क्लोनिंग। मतलब कि बिल्कुल किसी जीव की ही तरह, अगर किसी सिंपल सी बात मामला ये है कि अगर आनुवांशिक रूप से समान जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान जीवों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं। तो आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर मौजूद हूं और बिल्कुल मेरी तरह एक दूसरा व्यक्ति अगर जन्म दे दिया जाए, तो बिल्कुल मेरी तरह दिखे, मेरी तरह बिहेव करे, मेरी तरह उसका व्यवहार हो, मेरी हर चीज जैसे मैं करता हूं वैसे वो भी करे, तो वो मेरा क्लोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? क्लोन कहलाएगा। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि वो श्वेता परमार है, ठीक है, श्वेता परमार है। अब श्वेता परमार जो है वो बिल्कुल उनकी फोटो कॉपी, बिल्कुल उनके जैसा, उनके शरीर से कुछ कोशिकाएं निकालकर और बिल्कुल उसके उन्हीं के जैसा, श्वेता के जैसा अगर कोई दूसरी श्वेता तैयार कर दी जाए जो बिल्कुल देखने में, सुनने में, व्यवहार में बिल्कुल उनकी जैसी हो, तो उसे हम लोग उनका क्लोन कहेंगे कि ये श्वेता का क्लोन है। तो क्लोन क्या होता है, ये बात मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्लोन क्या होता है। लेकिन बच्चों ये क्लोन कैसे तैयार किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, खासकर कि बहुकोशिकीय जीवों में ये क्लोन कैसे तैयार किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे अगर मनुष्य का क्लोन आपको तैयार करना हो तो कैसे वो तैयार किया जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत मजा आएगा इस चीज को समझकर, बहुत ही जबरदस्त तरीके की आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए, आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। ट्विंस नहीं, यहां पर ट्विंस की बात नहीं हो रही है बच्चों, ठीक है, यहां पर क्लोन की बात हो रही है। क्लोन को आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो ट्विंस तैयार होते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं? वो जैविक रूप से तैयार होते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से तैयार होते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्विंस होते हैं जो एक जैसे होते हैं, कुछ ट्विंस होते हैं जो अलग जैसे होते हैं। तो जो अलग जैसे ट्विंस होते हैं वो सब क्लोन नहीं है। जो ट्विंस समान तरीके से दिखते हैं वो क्लोन कहला सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वो क्लोन कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि आप ट्विंस नहीं हुए, जरूरी थोड़ी ना इस दुनिया में सारे लोग ट्विंस पैदा हों। मान लीजिए कि इस धरती पे मान लीजिए खुशबू है, अब खुशबू का क्लोन, अगर खुशबू तो मान लीजिए ट्विंस नहीं पैदा हुई है, अब अगर खुशबू ट्विंस नहीं पैदा हुई है, यानी उनका कोई जुड़वा बहन नहीं पैदा हुई है, तो क्या होगा? क्या उनका क्लोन तो नहीं मौजूद है। तो हम खुशबू का के शरीर से कुछ कोशिकाएं लेकर और हम उनका क्लोन तैयार कर सकते हैं। अब कैसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल खुशबू जैसा। तो कैसे तैयार कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है जानना, उसे ही हम लोग यहां मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या बताया, थोड़ा सा लिख लीजिए। आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से समान जीवों को या 100% समान जीवों को, वहां पे 100% लगा दीजिएगा। आनुवांशिक रूप से 100% समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में क्लोन बनाने की प्रक्रिया अथवा तकनीक को, बहुकोशिकीय जीवों में क्लोन बनाने की प्रक्रिया अथवा तकनीक को, बहुकोशिकीय जीवों में क्लोन बनाने की प्रक्रिया अथवा तकनीक को नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, या नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के रूप में जाना जाता है, या न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। अब इस तकनीक का उपयोग करके बच्चों कैसे क्लोन तैयार किया जाता है उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की मदद से, मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा, अपनी कलम कॉपी रोककर से मजा लीजिए इस पूरी क्लास का। क्या लीजिए कि एक्जैक्टली न्यूक्लियर कैसे हम लोग मान लीजिए किसी इंसान का क्लोन बनाएंगे, कैसे एक पुरुष का क्लोन बनाएंगे, कैसे एक महिला का क्लोन बनाएंगे, यानी उसके शरीर में से कुछ कोशिकाएं लेकर कैसे हम एक बिल्कुल वैसा ही जीव तैयार कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए ध्यान से समझिए बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं, ठीक है, दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। एक सोमैटिक कोशिका पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, सोमैटिक कोशिका पाई जाती है। सोमैटिक कोशिका का मतलब यह होता है कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जो एक मनुष्य के होते हैं, ये पूर्ण कोशिका होती है। यानी इस कोशिका के अंदर किसी भी जीव के सारे गुणधर्म, जो भी उसके आनुवंशिक गुणधर्म होते हैं, वो पूर्ण रूप से उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होता है। और आपको पता है कि गुणसूत्रों में ही जीन होते हैं, और गुणसूत्रों के में मौजूद जीन की वजह से ही हमारे शरीर में लक्षण होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी इंसान का कंप्लीट पूर्ण रूप से उसके शारीरिक लक्षणों के जीन आपको चाहिए तो आपको सोमैटिक कोशिका का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सोमैटिक कोशिका का उपयोग करना पड़ेगा। सोमैटिक कोशिका का मतलब त्वचा की कोशिकाएं, सोमैटिक कोशिका का मतलब बाल की कोशिकाएं, सोमैटिक कोशिका का मतलब आपकी मसल्स की कोशिकाएं। तो आपके शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जिनमें जिनमें जो जिनके अंदर गुणसूत्रों का नंबर 46 होता है, जितना होना चाहिए उतना होता है, तो उसे हम लोग सोमैटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सोमैटिक कोशिका होती है, जैसे त्वचा की कोशिका हो गई, आपकी जो है बाल की कोशिका हो गई, ये सब जो है सोमैटिक कोशिका होती है। 46 क्रोमोसोम इनके अंदर होते हैं। और कुछ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, जर्म कोशिकाएं होती हैं। जर्म कोशिकाएं जैसे शुक्राणु होता है, जैसे कि अंडाणु होता है, स्पर्म या ओवा, तो इसमें पूरी तरीके से जो है गुणसूत्र नहीं मौजूद होते हैं। किसी पुरुष के शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, और किसी महिला के अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, यानी कि 46 नहीं होते हैं। और 46 नहीं होते हैं, 46 इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि यही 23 पुरुष के गुणसूत्र से और महिला के अंडाणु से ये 23 आगे जाकर आपस में मिलते हैं और एक नए जीव का, यानी कि एक बच्चे का 46 क्रोमोसोम वाला गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो 23 पापा से जाते हैं, 23 मम्मी से जाते हैं, 46 गुणसूत्र वाला एक कोशिका बनती है, जिससे आगे जो है वो जो इन दोनों का बच्चा जो है वो जन्म लेता है। इतनी बात समझ में आ गई होती है। तो शुक्राणु तथा अंडाणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं, जबकि सोमैटिक कोशिका में कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ये बात पहले भी मैंने बताई थी, फिर से मैं आप लोगों को
मैंने बता दिया था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक पुरुष का गुणसूत्र कैसे, एक पुरुष का क्लोन कैसे तैयार किया जाता है। एक पुरुष का क्लोन कैसे तैयार किया जाता है। मान लीजिए एक मेल का क्लोन आपको तैयार करना हुआ, बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी तैयार करनी हुई, तो कैसे उसका क्लोन तैयार किया जाता है, एक मेल का क्लोन कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मेल का क्लोन अगर मान लीजिए किसी को तैयार करना है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मेल का क्लोन अगर तैयार करना है, ठीक है, तो उसको कैसे तैयार किया जाएगा। बिल्कुल कलम रोककर, बिल्कुल टाइपिंग रोककर अच्छी तरीके से समझोगे तो ये बातें, सारी की बातें समझ में आ जाएंगी। तो मान लीजिए कि आप अनुज का क्लोन तैयार कर रहे हैं। अनुज एक लड़का है और अनुज जो है वो आकर हमसे कहता है कि सर मेरा क्लोन तैयार कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगता, ठीक है, और मैं आईएएस भी बनना चाहता हूं लेकिन पढ़ाई लिखाई में मेरा मन लगता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता हूं लेकिन आईएएस बनना चाहता हूं। तो आप ऐसा करिए कि मेरा क्लोन तैयार कर दीजिए, वो मेरी जगह पे पढ़ाई लिखाई करे और बढ़िया आईएएस बन जाए, और जब वो बना रहेगा तो भाई मेरी आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, तो मैं भी मजा लिया करूंगा। ठीक है, तो ये एक तरीका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तरीके, ठीक है, तो इस तरीके से आप अनुज का क्लोन तैयार करने की बात। अनुज के पास, अच्छा अनुज के साथ समस्या क्या, समस्या और अच्छाई बात क्या है, दोनों समस्या भी है, अच्छी बात है कि उनके पास बहुत पैसा है, तो मुझे पैसा देंगे तो मैं उनका क्लोन बना दूंगा। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पर अनुज क्लोन अपना बनवाने आए। जब अनुज अपना क्लोन बनवाने आए तो इनसे मैंने इनकी सोमैटिक कोशिका ले ली, सोमैटिक कोशिका समझ में आ रही है आपको, मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया। तो इनकी मैंने सोमैटिक कोशिका ले ली, इनकी स्किन की कोशिका, ठीक है, इनकी स्किन की कोशिका या फिर इनके त्वचा की कोशिका या इनके जो है वो बालों की कोशिका, कोई ना कोई सोमैटिक कोशिका ले ली जिसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद थे। फिर मैंने अनुज को कहा आप घर जाइए, ठीक है, हम आपका कुछ दिनों में क्लोन बनाकर दे देंगे। फिर मैंने एक महिला को हायर किया, ध्यान से समझिएगा बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, एक महिला को हायर किया। ये महिला जो है वो मेरे लिए काम करती है, मेरे लैब में काम करती है। मैंने इस महिला से कहा कि तुम अपना एग सेल मुझे डोनेट करो, एग सेल डोनेट करो, यानी कि जो अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु मुझे डोनेट करो, यानी अंडाणु मुझे डोनेट करने का काम करो। तो ये महिला मुझे अंडाणु डोनेट कर देती है। अब अंडाणु के अंदर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 23 गुणसूत्र होते हैं, और हमें ये महिला का कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब गुणसूत्र नहीं चाहिए, मुझे उसका अंडाणु इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रूणीय विकास जो होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मुझे उस महिला का अंडाणु क्यों चाहिए, क्योंकि जो भ्रूणीय विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो एक महिला के अंडाणु में, एग में ही हो सकता है। इसलिए मैंने इस महिला का अंडाणु लिया। लेकिन अंडाणु के अंदर ये 23 गुणसूत्र हैं, और ये जो 23 गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र इस महिला के हैं, और हम चाहते हैं कि 100% अनुज का क्लोन तैयार हो। तो इसके लिए हम इसका जो केंद्रक होगा, उस केंद्रक से हम इसका जो अंडाणु के अंदर केंद्रक होगा, उस केंद्रक को हम बाहर निकाल देंगे। इस केंद्रक को क्या करेंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा, केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके गुणधर्म नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम इसके गुणधर्म नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने इसका पूरा का पूरा न्यूक्लियस बाहर कर दिया। अब ये जो अंडाणु कोशिका हुई, ये पूरी तरीके से खाली हो गई, क्योंकि इस अंडाणु के अंदर जो केंद्रक था, जिसके अंदर इस महिला के गुणसूत्र थे, उसको हमने निकालकर बाहर कर दिया। ये जगह खाली हो गई, ठीक है, यानी कि ये अंडाणु खाली हो गया। अब हमने क्या किया बच्चों कि पुरुष का, यानी कि ये जो अनुज है, अनुज के गुणसूत्र, ठीक है, अनुज का ये जो केंद्रक था जिसमें अनुज के 46 गुणसूत्र हैं, जहां पे इनके सारे आनुवंशिक गुण मौजूद हैं, ठीक है, इसके केंद्रक को बाहर निकाला और इस महिला के एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस वक्त अनुज का जो केंद्रक होगा, उसको हमने क्या किया, केंद्रक को ट्रांसफर कर दिया। केंद्रक को हम लोगों ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, हमने केंद्रक को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, अंडाणु के अंदर, जिसके अंदर से हमने ये इसका न्यूक्लियस निकाल दिया है, और अनुज का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है जिसमें 46 गुणसूत्र है, उसको ले जाकर इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब जब ऐसा ट्रांसफर हो गया बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में अब एक नई एक्सेल तैयार हो गई, जिस नई एक्सेल के अंदर अनुज का केंद्रक मौजूद है, 46 गुणसूत्रों वाला केंद्रक मौजूद है। तो इसमें जो है वो केंद्रक किसका मौजूद है, अनुज का, ठीक है, अनुज का। एक्सेल किसकी मौजूद है, महिला की। अब क्योंकि सारा गुणसूत्र अनुज का ही मौजूद है, तो जो भी बच्चा इससे पैदा होगा बिल्कुल अनुज के जैसा होगा। फाइनली जो है इस एग कोशिका को, ठीक है, इस लैब के अंदर इसको हम लोग उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, इसका उत्प्रेरण करते हैं, कई मेथड होते हैं, उससे इसको इंड्यूस किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है, जिससे कि ये जो एक्सेल होती है बच्चों, ये विभाजन स्टार्ट कर देती है, और फिर कुछ दिनों के अंदर ही अंदर ये भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक है, ये भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है। और इस भ्रूण को फिर किसी महिला का मतलब मान लीजिए कि यही महिला है, ये वाली जो महिला है, इसी महिला के गर्भ में हम इसको प्रत्यारोपित कर देते हैं, इस महिला के गर्भ में हम इसको प्रत्यारोपित कर देंगे, यानी फाइनली जो है इसी में जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसके गर्भ में ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे या प्रत्यारोपित कर देंगे, ठीक है, इसको गर्भ में प्रत्यारोपित कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने का गर्भकाल, जो नॉर्मल गर्भकाल होता है, उस जैसे 9 महीने का हर बच्चे का होता है, इसका भी कंप्लीट होगा, जो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी कंप्लीट होगा। और फाइनली बच्चों 9 महीने के बाद, ठीक है, वैसा 9 महीने के बाद एक नॉर्मल बच्चे की तरह से ही एक बच्चे का जन्म होगा, और ये जानते हो कौन होगा, ये होगा अनुज का क्लोन, ठीक है, अनुज पार्ट 2, ठीक है, अनुज पार्ट 2 या अनुज का क्लोन तैयार हो जाएगा, ठीक है, अनुज का क्लोन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक पुरुष का क्लोन तैयार करते हैं, फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कलम रोक दीजिए, बिल्कुल कमेंट मत करिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। अब यहां पर फिर से देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, मैंने अनुज का क्लोन तैयार करना चाहा। अनुज के क्लोन को तैयार करने के लिए हमने सोमैटिक कोशिका की ली, हमने इसका शुक्राणु नहीं लिया, क्योंकि शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, तो सारे गुणधर्म अनुज के उसके शुक्राणु से नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पूरे के पूरे गुणसूत्र चाहिए, पूरे के पूरे का मतलब 46 गुणसूत्र चाहिए, अगर अनुज का हूबहू कॉपी तैयार करनी है। इसलिए हमने सोमैटिक कोशिका ली, हमने एक महिला के अंडाणु को लिया, लेकिन अंडाणु के केंद्रक की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रक के अंदर इसके गुणधर्म वाले गुणसूत्र मौजूद हैं, तो हमने इसको निकाल दिया, ये जगह खाली हो गई, और यहां पर हमने अनुज का केंद्रक ट्रांसफर कर दिया। ऐसा
क्यों किया ऐसा? इसलिए इस हमने अंडाणु कोशिका को क्यों ली? क्योंकि जो भ्रूणीय विकास होता है वो सिर्फ महिला के अंडाणु कोशिका में ही संभव है, इसलिए हमने महिला का एग लिया, इसके केंद्रक को हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से एक नई कोशिका बन गई, एक नई कोशिका बन गई जो कि 46 गुणसूत्रों वाली थी, जो कि अनुज के, जिसमें गुणसूत्र किसके हैं, जिसके केंद्रक किसके हैं, अनुज के, और कोशिका किसकी है, अंडाणु कोशिका किसकी है, आपकी महिला की। इसको उत्प्रेरित किया गया, इसमें कोशिका विभाजन, इसमें क्या शुरू हो गया बच्चों? कोशिका विभाजन। कोवी का मतलब याद रखिएगा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन शुरू हो गया, इसके बाद ये भ्रूण तैयार हो गया लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, और फाइनली इस भ्रूण को जो तैयार हुआ था उसको गर्भ में हमने महिला के प्रत्यारोपित कर दिया। महिला ने 9 महीने का गर्भकाल जैसे सभी बच्चों का होता है कंप्लीट हुआ, और फाइनली अनुज पार्ट 2 यानी कि अनुज का क्लोन तैयार हो गया। ये अनुज का जो क्लोन तैयार होगा 100% अनुज जैसा होगा, क्योंकि अनुज के गुणसूत्रों से तैयार किया गया है। इसमें हमने केंद्रक को स्थानांतरित किया, केंद्रक को ट्रांसफर किया, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, केंद्र वो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक या केंद्रक नाभिकीय स्थानांतरण विधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुरुष का क्लोन अगर बनाया जाएगा, ठीक है, तो कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, क्या क्या विधियां इसमें आप इस्तेमाल की जाएंगी। तो होप आप लोगों ने इस चीज को समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, 100%? जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर हुआ? मजा आया इस चीज को जानकर? नहीं, इसमें जो है वो अनुज होगा। हाँ, इसने बच्चे को जन्म जरूर दिया, अंडाणु जरूर दिया, लेकिन एक्जैक्टली वो उसकी माता मतलब जैविक मां नहीं कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अनुज जो है वो 20 साल के हैं, तो होता क्या है कि उनको लगता है जो क्लोन तैयार होगा, जैसा कि हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है उनका क्लोन तैयार हुआ तो बिल्कुल उनके जैसा है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अगर मान लीजिए अनुज 20 साल के हैं, तो इनका क्लोन अगर आज हम बनाना शुरू करें तो 9 महीने तो कम से कम लगेंगे इनके क्लोन को तैयार करने में। तो इनका जो तब तक अनुज जो है वो 21 साल के हो चुके रहेंगे, तो इसका मतलब जो इनका बच्चा, जो इनका क्लोन तैयार होगा वो अनुज से 21 साल छोटा होगा, अनुज से 21 साल छोटा होगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल 21 साल छोटा होगा। अगर अनुज 20 साल के हैं तो अनुज पलक कुमारी गेसी माँ से भ्रूण बनता है, बनता है, ठीक है, एंडोमेट्रियो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, बिल्कुल ये प्रक्रिया, यही तो विज्ञान है, वरना निषेचन से तो आप भी बना लोगे, करा के तो नॉर्मल भ्रूण बन जाएगा। जो इसके चक्कर में मत पड़ा, वो बना करो। हाँ बनेगा, घबराओ मत रमेश भाई। ये बच्चों आपको किसी महिला का क्लोन तैयार करना हो, यानी कि महिला का क्लोन तैयार करना हो, फीमेल का क्लोन तैयार करना हो। बहुत लोग परेशान थे ना कि महिला का क्लोन तैयार कैसे होगा। तो अगर आपको महिला का क्लोन तैयार करना हो तो कैसे तैयार होगा? तो महिला का क्लोन तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा कि महिला का क्लोन तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए समझिएगा, मान लीजिए कि तुम्ही लोगों में से किसी का नाम उठा लूं, मान लीजिए रिंकी है, रिंकी का क्लोन तैयार करना है, बड़ा अच्छा नाम है रिंकी। तो रिंकी का क्लोन तैयार करना है। अब ये रिंकी है, ये भी वैसे ही कह रहे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता सर, हमारा क्लोन तैयार कर दीजिए। तो रिंकी का अगर क्लोन तैयार करना हो तो कैसे करेंगे? तो भाई रिंकी का क्लोन तैयार अगर करना होगा, बहुत गौर से देखिएगा, मजा आएगा इस चीज को जानकर, ठीक है। तो अगर रिंकी का क्लोन तैयार करना हो, इस महिला का क्लोन तैयार करना हो, तो सबसे पहले वही काम, इनकी सोमैटिक कोशिका लेंगे जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी सोमैटिक कोशिका ली जाएगी, इसके बाल की कोशिका, इसके त्वचा की कोशिका, कुछ भी ली जा सकती है, ठीक है। तो सोमैटिक कोशिका लेंगे जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और फिर क्योंकि ये रिंकी खुद महिला है तो हमें किसी दूसरी महिला के अंडाणुओं को लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के रिंकी के ही अंडाणुओं को हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अंडाणु में क्योंकि होते हैं 23 गुणसूत्र, तो इस 23 गुणसूत्र को, ठीक है, वाले केंद्रक को, अंडाणु के अंदर मौजूद 23 गुणसूत्र वाले केंद्रक को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसके केंद्रक को बाहर कर देंगे, केंद्रक को क्या किया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, इसके केंद्रक को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। फिर इसके बाद ये कोशिका खाली हो जाएगी, कौन सी? अंडाणु वाली जो कोशिका होगी वो खाली हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो रिंकी का सोमैटिक कोशिका का जो केंद्रक था उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा बच्चों? केंद्रक को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, सेल न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देंगे जिसमें 46 गुणसूत्र मौजूद हैं। फिर इसके बाद एक सेल तैयार होगी, एक मतलब ये अंडाणु तैयार होगा जिसमें रिंकी के 46 गुणसूत्र वाला केंद्रक मौजूद होगा, ठीक है। ये इस तरीके से कोशिका तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम उत्प्रेरित करेंगे, किस इसमें उत्प्रेरण करेंगे, यानी इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाए। अब अगर इसमें कोशिका विभाजन स्टार्ट हो गया तो ये कोशिका विभाजित होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 2, यानी इसमें कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि भ्रूण में होता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे ही कोशिकाएं विभाजित होती जाएंगी। फिर कुछ दिन के अंदर भ्रूण तैयार हो जाएगा, 4 से 5 दिन के अंदर भ्रूण तैयार हो जाएगा। इस भ्रूण को हम किसी के में प्रत्यारोपित करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम रिंकी खुद महिला है, ठीक है, खुद बच्चों को जन्म दे सकती हैं, उनके अंदर प्रकृति ने ये पावर दी है, तो हम इन्हीं के गर्भ में इस यूट्रस को, इस भ्रूण को हम प्रत्यारोपित कर देंगे, ठीक है। यहां पर इसका भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड, जैसे सभी बच्चे तैयार करते हैं, ठीक है, गर्भकाल जिससे सभी बच्चे तैयार, जैसे जिस 9 महीने में जैसे सभी बच्चे तैयार होते हैं अपनी मां के गर्भ में, ऐसा ही गर्भकाल कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद, ठीक है, एक बच्चे का जन्म होगा, एक फीमेल बच्चे का जन्म होगा जो एग्जैक्टली रिंकी का ही क्लोन होगा, यानी रिंकी पार्ट 2 तैयार हो जाएगा, ठीक है, रिंकी पार्ट 2 तैयार हो जाएगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर मुझे किसी महिला का क्लोन तैयार करना है, महिला का क्लोन तैयार करना है, तो महिला की ही सोमैटिक कोशिका, महिला के ही अंडाणु लेकर, ठीक है, लेकर इसके केंद्रक को बाहर करके महिला के अंडाणु के अंदर हम लोग इसके सोमैटिक कोशिका के न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके उसको उत्प्रेरित करके उसको भ्रूण तैयार करके और उसी के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित करके हम उसी का बच्चा तैयार कर सकते हैं। मतलब आप जरा सोचिए कि एक महिला अपने अगर क्लोन को तैयार करना चाहे, ठीक है, क्लोन को तैयार करना चाहे, तो वो खुद अपने ही बच्चे को जन्म दे सकती है, अपने ही बच्चे को, जो सिर्फ मतलब पूरी तरीके से उसी का बच्चा होगा। और सबसे
पैदा करना है, एक पुरुष को हुए हैं, अगर उस तरीके से किसी बच्चे को पैदा करना है तो महिला के अंडाणु और उसके गर्भाशय की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर किसी पुरुष के क्लोन को तैयार करना है तब भी उसके अंडाणु और उसके गर्भाशय की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है कि अगर महिला को अपना क्लोन तैयार करना है, अगर महिला को अपना क्लोन तैयार करना, अपना खुद का बच्चा पैदा करना है, तो ऐसी कंडीशन में किसी महिला को किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पुरुष किसी काम के नहीं होंगे अगर क्लोनिंग का तरीका अपनाया जाएगा। मतलब क्लोन जो बनाए जाएंगे उसमें किसी महिला का अगर क्लोन तैयार करना है तो उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। यानी पुरुष अगर इस तरीके से सोचो बच्चों कि अगर इसका मिसयूज होने लगे और महिलाएं जो है अपने बच्चे खुद पैदा करने लगे बिना पुरुष की मदद से, देख रहे हैं कर सकती हैं, तो जरा सोचिए पुरुषों की आबादी लगातार घटेगी, खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। तुम पुरुष जो हो वो पूरी तरीके से विलुप्ति की कगार पर आ जाओगे। अगर महिला चाहे क्लोनिंग के जरिए अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर दे तो आपकी जरूरत ही नहीं है, किसी पुरुष की धरती पर जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप लोग देख रहे हैं, दिमाग हिल जाए। अब मान लो कि इसी में मान लीजिए कि जो कोई कहते हैं ना कोई सिरफरी महिला हो और वो वैज्ञानिक हो, सिरफरी महिला हो और वैज्ञानिक हो, और वो क्या करे कि जरा सोचो कि वो एक मैसेज सारे पुरुषों को डाल दे कि भाई आओ मिलते हैं। तो जैसे आओ मिलते हैं कहेगी, सारे पुरुष जो है जानते हो कि पुरुष के पास अगर कोई महिला एक मैसेज कर दे तो सब पागल होकर वहां पहुंच जाएंगे, तो सोचेंगे नहीं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। पता लगा सारे पुरुष पहुंच गए, ठीक है, एक बड़े से मैदान में इकट्ठा किया और पता लगा वहीं पर एटम बम मार के और उड़ा दिया सारे पुरुष, खत्म पुरुष सारे। और फिर सारे पुरुष जो होंगे, सारी महिलाएं जो है इस धरती पर बचेंगी और वो महिलाओं को जन्म दे रही होंगी। फाइनली जो है महिलाओं का राज होगा, बाकी पुरुषों का कोई अता पता नहीं होगा। अब इसमें से मतलब इस तरीके से इसका मिसयूज किया जा सकता है, इस तरीके से इसका मिसयूज हो सकता है। मतलब ये तरीका तो है ही, लेकिन अब ये है कि अच्छा मैसेज करते हम जाते ही नहीं, हम तो सख्त लोग जो है मैसेज के हम नहीं पहुंचेंगे, ठीक है मान लेते हैं। और सारे इस तरीके के लोग जो है बहुत चालाक थे कि नहीं भाई महिला कर देंगी, ठीक है, पकड़ के ले जाएंगी, मारेंगी भी पीटेंगी और चिड़ियाघर में बंद कर देंगी और भविष्य में, ठीक है, अपने बच्चों को दिखाएंगी। बच्चों को ऐसे चिड़ियाघर तुम लोग घुमाने ले जाते हो ना, दिखाते हो कि देखो ये शेर है, ये बंदर है, ये गिद्ध है, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही तुमको भी दिखाया जाएगा। देखो तुम ऐसे अंदर से जेल से उछल रहे होगे और पता लगा कि महिलाएं अपने बच्चों को दिखा रही होगी, देखो वो देखो यही पुरुष था जिसने हम पर जुल्म किया था, यही पुरुष था जिसने हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, देखो कैसे, और तुम अंदर से खो खो करके चिल्ला रहे होगे। तो भैया ऐसी स्थिति से अच्छा, ऐसी चालाकी से तो अच्छा है मर जाना, ठीक है, मैसेज आए पहुंच जाना। तो इस तरीके से हाँ भाई सीधी सी बात, या ऐसी हालात से तो नेचर है, हम बेसिक नेचर हमारा, महिलाएं बिल्कुल पावरफुल महसूस कर रही होंगी। आज मुझे पकड़ के बुलाएंगे, किसी पुरुष को ले जी सकते हैं तुम्हारे बिना। तो ये बात हाँ, लड़कों को डर भी जाना चाहिए। पुरुष का क्लोन कैसे तैयार होगा और एक महिला का क्लोन कैसे तैयार होगा हुआ है बिल्कुल। क्लोन को तैयार, महिला को कितना पावरफुल पैदा जन्म दे सकती, पिंकी के केंद्र 23 वाला ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो 46 और 23 मिलकर क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा। तो पता लगा इंसान का नहीं बनेगा, कोई दूसरा जीव पैदा हो जाएगा। इंसान के अंदर 46 होना चाहिए और 46 को हम कहां से लाते हैं, उसके सोमैटिक कोश का से ला रहे हैं। तो ये 23 वाला एक्स्ट्रा है, इसको निकालकर बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहां पर बात हो, क्योंकि इस ह्यूमन क्लोनिंग को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में एक खतरनाक स्थिति डेवलप हो सकती है। तो यही हो सकती है जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो है, अगर मेरा क्लोन यहाँ पर तैयार बैठ के पढ़ा रहा है और पता लगा दूसरा जो क्लोन है हमारा वहां पे लड़ाई दंगा कर रहा है, तो सर ऐसा ना हो। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं क्लोनिंग की वजह से। इसलिए मनुष्य की जो क्लोनिंग है, ह्यूमन क्लोनिंग है, वो पूरी तरीके से इस दुनिया में बैन कर दी गई है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने बहुकोशिकीय जीवों की बात की जाए तो बहुकोशिकीय जीवों में जो क्लोनिंग है वो उसमें जो जानवरों की क्लोनिंग है उसे अलाउ किया गया है। और जानवरों की क्लोनिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक 1996 में 1996 में एक क्लोन तैयार किया गया था, 1996 में, और वो क्लोन था एक भेड़ का, और उस भेड़ का नाम था डॉली। तो डॉली नाम की शीप यानी डॉली नाम की भेड़ का क्लोन जो है वो तैयार किया गया था 1996 में स्कॉटलैंड यूके में, ठीक है। कहां पर तैयार किया गया था, स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था। तो स्कॉटलैंड में डॉली नाम की भेड़ का दुनिया में पहला क्लोन जो तैयार किया गया था 1996 में, किसका था, एक भेड़ का था, नाम था क्या था, डॉली, ठीक है। स्कॉटलैंड में ये क्लोन तैयार किया गया था। तो जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये उस भेड़ की है जो दुनिया में पहली क्लोन तैयार की गई थी, ठीक है। और इंडिया में भी जंतुओं की क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग की जाने लगी। तो इंडिया में इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, तो भारत में जो क्लोनिंग की शुरुआत हुई यानी जंतुओं की क्लोनिंग की शुरुआत हुई वो हुई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल में हुई, ठीक है, करनाल में हुई। और ये जो इसमें जो सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम था समरूप। ये समरूप नाम का भैंसा जो है वो पहला क्लोन था जिसको 2008 में तैयार किया गया था। तो समरूप नाम का भैंसा था जिसको सबसे पहले भारत में क्लोन किया गया, ठीक है, 2008 में इसको क्लोन किया गया। कहां पे क्लोन किया गया था बच्चों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल हरियाणा में, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर दूसरी क्लोन तैयार की गई जिसका नाम था गरिमा, ठीक है, गरिमा नाम की भैंस तैयार की गई, ठीक है, 2009 में, ठीक है, गरिमा नाम की भैंस तैयार की गई, ठीक है। यहां पर गरिमा नाम की भैंस तैयार की गई। तो समरूप, गरिमा, समरूप एक भैंसा था, गरिमा एक भैंस थी, इसको तैयार किया गया था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। इसके अलावा दूसरा एक संस्थान था केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है, हिसार हरियाणा, ये भी हरियाणा में जगह है हिसार, वहां पर एक दूसरा ये दूसरा इंस्टीट्यूट है, दूसरा इंस्टीट्यूट है। तो ये जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वहां पर भी, इस संस्थान में भी हम लोगों ने क्लोनिंग करी, ठीक है, क्लोनिंग करी। यहां पर जो है सिर्फ गौरव, ठीक है, क्या नाम था, सिर्फ गौरव नाम का भैंसा तैयार किया गया 2016 में, अप्रोक्सीमेट 2016 में जो है वो सिर्फ गौरव नाम का भैंसा तैयार किया गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, ठीक है। और फिर उसके बाद एक तीसरा संस्थान है जो कि क्लोनिंग करता है, इंडिया में क्लोनिंग उसने करी है, और उस संस्थान का नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो संस्थान है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा संस्थान है जिसने एक बकरी का क्लोन तैयार किया, और वो बकरी पश्मीना प्रजाति की थी। पश्मीना की शॉल वगैरह आती है, पश्मीना एक बकरी होती है, उस पश्मीना बकरी का क्लोन तैयार किया। तो पश्मीना बकरी का क्लोन तैयार किया गया किसके, कहां पर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में। और इस पश्मीना बकरी के क्लोन को नाम दिया गया नूरी। क्या नाम दिया गया बच्चों, बनती है। तो पश्मीना बकरी, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ये तो इनको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो हमेशा अगर किसी लाल
एक कोशिका ली है, तुम्हारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से सिर्फ एक कोशिका ली है, और एक कोशिका से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, ठीक है। एक कोशिका, तुम ऐसे कहीं पर हाथ रख देते होगे ना, तो कम से कम लाखों कोशिकाएं वहीं पर तुम छोड़ देते होगे, ठीक है। बाल कटवा लेते हो, क्या मौत हो जाती है क्या? बाल में जब बाल कटवाते हो तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो है उसमें से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए एक कोशिका निकालने से मौत नहीं होगी। तुम नोट कर लिया? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बच्चों हम लोगों ने एनडीआरआई के अंदर ही एक गिर प्रजाति की गाय पैदा की है, गिर प्रजाति की गाय को पैदा किया गया है, ठीक है। और इसका नाम रखा गया है गंगा। क्या रखा गया है? गंगा। ये काम कहां हुआ है? एनडीआरआई करनाल हरियाणा में। तो जो हम लोगों ने एनडीआरआई अभी पढ़ा ना, तो उसी में अभी 2022-23 में जो है वो एक गिर प्रजाति होती है गाय की, तो गिर प्रजाति की गाय को पैदा किया गया है, नाम रखा गया है गंगा एनडीआरआई में। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर में है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, गिर प्रजाति की गाय को पैदा किया गया है एनडीआरआई में, जिसका नाम रखा गया है गंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बच्चों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है 2021 में कि हम बहुत जल्दी जो एरावत हाथी था ना, जो हम लोग मैमथ हाथी बोलते थे, इंग्लिश में उसे मैमथ हाथी बोला जाता है और हिंदी में उसे एरावत हाथी कहते हैं। तो एरावत या मैमथ हाथी जो है, मैमथ हाथी या एरावत हाथी जो था, जो आज से हजारों साल पहले उसकी विलुप्ति हो गई, ठीक है। तो मैमथ या एरावत हाथी को हम जन्म देने जा रहे हैं, जो विलुप्त हो चुका है, ऐसे जानवर को हम जन्म देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये कौन करने जा रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ये काम करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसकी कोशिका कहां पाएंगे? इसकी कोशिका बच्चों आइस में, यानी कि जो वहां पे साइबेरिया रीजन है, ठीक है, रशिया की तरफ, तो साइबेरिया रीजन में अभी भी ऐसी लाशें मिलती हैं जहां पर कोशिकाएं अभी भी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं उनके अंदर का जो केंद्रक है वो खराब नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे कि जो बर्फों में दबी हुई एरावत यानी कि मैमथ हाथी है, उस मैमथ हाथी की कोशिकाओं को निकाल लेंगे जो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है, संरक्षित है, वो खराब नहीं हुई है। और साथ ही साथ अंडाणु तथा गर्भाशय के लिए हम लोग एशियन हाथी का उपयोग करेंगे। तो हम अंडाणु लेंगे एशियन हाथी का, गर्भाशय लेंगे एशियन हाथी का, और जो केंद्रक का उपयोग करेंगे, उस केंद्रक का उपयोग जो मरे हुए एरावत हाथी हैं या मैमथ हाथी हैं जो अभी भी जो है वो बर्फ के नीचे दबे हुए में मिलते हैं, तो उनसे कोशिकाओं को निकालकर हम इनकी क्लोनिंग करके इनको फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विलुप्त हो रहे जो जीव हैं या विलुप्त हो जो भारत में एशिया में पाए जाते हैं, उनकी मदद ली जाएगी इनको फिर से जिंदा करने के लिए। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों कि हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि वह बहुत जल्दी मैमथ हाथी का क्लोन तैयार करेंगे। मैमथ हाथी का क्लोन तैयार करेंगे जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका है, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका है, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका है, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका है। अंडाणु तथा गर्भाशय के लिए, अंडाणु तथा गर्भाशय के लिए, गर्भाशय के लिए, गर्भाशय के लिए वैज्ञानिक एशियन हाथी का उपयोग करेंगे, एशियन हाथी का उपयोग करेंगे। नहीं, डायनासोर का बच्चों इसलिए नहीं हो सकता है, मतलब पॉसिबल अभी तो नहीं दिख रहा है, अब कोई नया प्रक्रिया आ जाए तो बात अलग है कि जो डायनासोर्स है ना बच्चों, डायनासोर्स का कहीं पर भी संरक्षित जो है वो मतलब कोशिका नहीं पाई गई है। जहां पाया गया है उनकी हड्डियां पाई गई हैं, या फिर उनके जो है वो उनका शरीर जो है पत्थरों के नीचे दबा था, जिसकी वजह से वो सिर्फ उनका छाप यानी कि उनका सिर्फ जो है वो कह सकते हैं कि जीवाश्म पाया गया है, ठीक है। उनके अंडे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से सूखकर पत्थर बन चुके हैं। तो मतलब संरक्षित कोशिका जो होती है, जो प्रिजर्व्ड कोशिका होती है, वो डायनासोर की मौजूद नहीं है। तो जब डायनासोर की प्रिजर्व्ड कोशिका, संरक्षित कोशिका मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मुश्किल है कि डायनासोर का जो है वो क्लोन बनाया जा सके। हाँ, इसका जो मैमथ है, मैमथ में अच्छी बात यह है कि जो साइबेरियन रीजन में ये मैमथ हाथी पाए जाते थे, तो जब मरे तो मरने के बाद जो है वो उसी बर्फ में ही रख गए। जैसे आप फ्रिज में कोई चीज ना खराब हो तो उसको फ्रिज में रख लेते हैं ना एक मिनिमम टेंपरेचर पर, वैसे ही उनका शरीर जो है पूरी तरह से संरक्षित है। तो इसलिए मैमथ का क्लोन तो तैयार हो सकता है, लेकिन डायनासोर का बहुत मुश्किल है। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन इसका जो है वो मैमथ का तो पॉसिबल है, लेकिन उसका नहीं। जो क्लोनिंग होती है उसको हम लोग बच्चों कह सकते हैं दो प्रकार से क्लोनिंग की जा सकती है। इसका उपयोग मतलब इसका उपयोग जो है क्लोनिंग का उपयोग दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। क्लोनिंग का जो एप्लीकेशन है, क्लोनिंग का जो उपयोग है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला तरीका ये होता है कि अगर हम किसी भी जीव को, ठीक है, जीव की क्लोनिंग करें, इसका क्लोन तैयार करें, तो जैसे मैंने बताया था, और उसका क्लोन तैयार करके वैसा ही जीव पैदा कर दें, ठीक है। तो हम जन्म देने करने के लिए, हम जन्म देने के लिए हम अगर क्लोन तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी क्लोनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी क्लोनिंग को हम लोग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के नाम से, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग किसे कहा जाता है? जब आप एक क्लोन तैयार करें जिससे कि नए जीव को जन्म दें, तो ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या जनन क्लोनिंग के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। जनन क्लोनिंग के नाम से या जननांगी क्लोनिंग के नाम से जाना जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग किसे कहा जाएगा? जिसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करें? क्लोन तैयार करें, एक जीव से दूसरा जीव जन्म दें, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बोलेंगे। दूसरा क्लोनिंग होगा जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपका जो है वो चिकित्सीय क्लोनिंग, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? चिकित्सीय क्लोनिंग के नाम से जाना जाएगा या थेरेपेटिक क्लोनिंग के नाम से जाना जाएगा। अब इस क्लोनिंग में क्या होता है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम कोई इंसान है, उसके शरीर में कोई अंग खराब हो गया है, तो इसके शरीर की कोशिका लेकर हम इसके शरीर की कोशिकाओं को लेकर हम क्या करें? इसका अंग मान लीजिए खराब हो गया है, कोई अंग खराब हो गया है,
तो उसके शरीर की कोशिका को लेकर हम क्लोनिंग करें, ठीक है, क्लोनिंग करें और इस क्लोनिंग के जरिए हम इसका भ्रूण तैयार करें, इसी की कोशिका से भ्रूण तैयार करें। और याद है आपको ना भ्रूणी स्टेम कोशिका, ठीक है, और इसमें से हम लोग स्टेम कोशिका निकालें, ठीक है, भ्रूणी स्टेम कोशिका निकालें, उससे याद है वो अंग में बदल सकते हैं, उसके अंग बनाएं, ठीक है, उसका निर्माण करें, स्टेम कोशिका से निर्माण किस चीज का करें, अंगों का निर्माण करें और इस अंग को इस इंसान के अंदर प्रत्यारोपित कर दें, प्रत्यारोपित कर दें और इस तरीके से इसकी जान बच जाए, इस तरीके से इसकी जान बच जाए, ये स्वस्थ हो जाए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। तो इस तरीके की क्लोनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी चिकित्सीय क्लोनिंग के नाम से, चिकित्सीय क्लोनिंग, चिकित्सीय क्लोनिंग यानी जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाए तो चिकित्सीय क्लोनिंग के नाम से या थेरेपेटिक क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए फिर से देख लीजिए, किसी व्यक्ति का अंग खराब हो गया, उसके शरीर से कोशिका लेकर क्लोनिंग करके हम भ्रूण तैयार करें और उस भ्रूण से स्टेम कोशिका, याद है ना आपको स्टेम कोशिका पढ़ाई थी, जो किसी भी अंग में परिवर्तित की जा सकती है, स्टेम कोशिका निकालकर अंग का निर्माण किया जाए, फिर उसके शरीर में उसका प्रत्यारोपण कर दिया जाए जिससे वो इंसान स्वस्थ हो जाए। तो इस तरीके की क्लोनिंग चिकित्सीय क्लोनिंग के नाम से, ठीक है, जानी जाती है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि हम इसमें रिप्रोडक्टिव या जनन क्लोनिंग के लिए जनन क्लोनिंग भी कह सकते हैं। तो जनन क्लोनिंग में क्या होता है, जनन क्लोनिंग में हम लोग एक जीव से दूसरा जीव तैयार करते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तैयार करते हैं। इसका चिकित्सा के लिए नहीं, इसमें व्यक्ति को जन्म देने के लिए, जीव को जन्म देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। लेकिन मानव के अगर उस पे रेफरेंस पे बात की जाए तो दोनों क्लोनिंग पूरी दुनिया में बैन है, ना चिकित्सीय क्लोनिंग आप करा सकते हो मानव की, ना जो है जनन क्लोनिंग करा सकते हो मानव की, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत इथिकल, फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो सब पता लगा कि अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, पता लगा सब इसी तरह से अंग बनवाना शुरू कर देंगे, अंगों का व्यापार शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस पर दोनों तरह से बैन है, लेकिन किया जा सकता है, तो नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जो मेल फीमेल बनाए, फिर अंग बनाए, फिर उसके, क्लियर बच्चों, चलिए। क्रॉप की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की, आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, ठीक है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित, ठीक है, जीवों के बारे में, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि अब दुनिया में आप लोगों ने जीएम क्रॉप का काफी नाम सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा। तो अब ये कैसे होता है, किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार की जाती हैं, उनको हम लोग बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अनुवांशिक रूप से यानी कि जीवों के शरीर के अंदर, ठीक है, यानी खासकर कि एक ऐसी फसल तैयार करना जिसमें नए नए प्रकार के जीनों का उपयोग किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे कहते हैं, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग, हाइब्रिड अलग चीज होती है, जबरदस्ती का ज्ञान निर्जा मत यहां पे करो, ठीक है। हाँ, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, रोहित कुमार भाई, ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, सुअर का हृदय निकालकर इंसान में लगाते हैं ना, तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो आप पढ़ो, रिवीजन करो, यहाँ पर ज्ञान मत बहारा करो, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इंसान के शरीर से उसी की कोशिका निकालकर भ्रूण तैयार करके, अंग को तैयार करके और उसके शरीर में प्रत्यारोपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इंसान सुअर बन गया? नहीं सर, यहाँ पे इंसान रहा। तो इंसान का इंसान में करते हैं तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन नहीं कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके आया करो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग। तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जीव या पौधों के अंदर जीनों में बदलाव करके नए फसल प्रजातियों को विकसित किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है। जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। तो ये डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया है, जल्दी से इसे उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि पहली जीएम क्रॉप जो भारत में बनाई गई वो कैसे बनाई गई और कैसे जीएम क्रॉप बनाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही बात, ठीक है। सुप्रिया गौतम, तुम भी सुनना चाहती हो क्या? और तुम सब वहां आ जाता है कि इतना इधर देखते हो मैसेज बहुत मुश्किल, और वो भी कह रहे होते हो इंसान पढ़ा रहा है आपको, क्या करो, फिर से समझा दीजिए, एक बार फिर बता दीजिए, और पूरे तो पूछते रहते हो तुम कहां है, गुस्सा क्यों? अब यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर बच्चों की अगर मान, अब एक कहानी सुनिए, बिल्कुल कलम रोक कर, ठीक है, कलम रोककर बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीएम क्रॉप कैसे तैयार की जाती है। और इंडिया की पहली जो जीएम क्रॉप थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, ठीक है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधा था वो कैसे तैयार किया गया था, उसकी पूरी कहानी सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जीएम क्रॉप तैयार की जाती है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा कि एक पौधा हुआ करता था इंडिया में, एक पौधा था क्या मतलब है, लेकिन मतलब उस समय की बात है, जैसे होता है ना, कहानी सुनाते हैं तो कह देते हैं एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक पौधा हुआ करता था यहाँ पर जो कपास का पौधा था। किसका पौधा था? कपास का, कॉटन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटन का पौधा। तो ये कपास का पौधा भारत में उगता था, लेकिन ये कपास का पौधा जो भारत में उगता था बच्चों, इसका एक दुश्मन था। पूरी कहानी सुनो, बिल्कुल कलम रोक के सुनोगे, इस कहानी से ही सोचो इतना मैं बनाता हूं कि कामयाब हो जाए, तुम्हारी कहानी चले जाए बच्चों। एक समय की बात है, भारत में कपास का पौधा जन्म लेता था, कपास के पौधे उगते थे, अच्छी तरीके से उगते थे, लेकिन इनका एक दुश्मन था, और उस दुश्मन का नाम था, वो दुश्मन एक कीड़ा था, और उस कीड़े का नाम था बॉलवर्म। क्या नाम था? बॉलवर्म। तो ये जो आप कीड़ा देख रहे हैं बच्चों, ये बॉलवर्म है। क्या कहा जाता है? बॉलवर्म। एक सुंडी जैसा कीड़ा होता है, ठीक है, एक सुंडी जैसा कीड़ा होता है, ये इसका दुश्मन था। दुश्मन कैसे था सर? ये जैसे पौधा बड़ा हो कॉटन का, ये इस पर अटैक कर देता था, इसकी पत्तियों को, इसके फूल को खाकर खत्म कर देता था। तो ये इसको खाकर खत्म कर देता था, इसको अटैक कर देता था और इसको नष्ट कर देता था। इसकी वजह से जो कॉटन की खेती होती थी, जो फसल होती थी, उसमें लगभग 50 से 60% तक गिरावट हो जाती थी, 50 से 60% तक गिरावट
बगावत देखी जाती थी। समझ में आ रही बात? अब जब 50 से 60% खेती हमारी खराब हो जाती थी इस कीड़े की वजह से, जिसका नाम बॉलवर्म है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि इस कीड़े से हमारी बचत हो सके, हमारे किसानों की बचत हो सके, किसानों को नुकसान ना पहुंच सके। तो बहुत तरीके अपनाए गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, यानी कि कीटनाशक डाले गए, लेकिन कीटनाशक जो है पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। कीटनाशकों की वजह से जो है बहुत ज्यादा हमारी प्रकृति में नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो जीव जंतु हमारे लाभ वाले होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सोचा गया कि नहीं भाई, इससे तो काम नहीं चलेगा, कि कीटनाशकों से तो काम नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में फिर वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया की खोज की। क्या नाम था बच्चों? एक बैक्टीरिया की खोज की। ये जो बैक्टीरिया था बच्चों, ये जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जीवाणु था, इस जीवाणु का नाम था बैसिलस thuringiensis। इसका क्या नाम था बच्चों? बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम लोग बीटी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो एक जीवाणु की खोज की जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis, बीटी जीवाणु। इस बीटी जीवाणु की खास बात यह थी कि इसमें एक जीन पाया जाता था जिसे cry1ac जीन कहते हैं। ठीक है, क्या नाम था इस जीन का? cry1ac जीन। ठीक है, ये cry1ac, आपको पता है कि जो भी जीन होंगे वो प्रोटीन बनाएंगे, तो cry1ac जीन जो कि बीटी जीवाणु में पाया जाता था, ठीक है, बीटी जीन में पाया जाता था, उससे एक प्रोटीन बनता था जो कि बायोटॉक्सिन या जैव विष होता था। क्या होता था? जैव विष या बायोटॉक्सिन होता था, यानी एक ऐसा विष तैयार होता था। ये जो प्रोटीन बनता था cry1ac जीन की वजह से, वो एक प्रकार का जैव विष था, बायोटॉक्सिन था। जब इस जैव विष को, बायोटॉक्सिन को इस पर टेस्ट किया गया, किस पर? बॉलवर्म पर टेस्ट किया गया, तो पता ये चला कि ये जो जैव विष है ये बॉलवर्म को मार सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? मार सकता है, अगर इसका उपयोग किया जाए। तो ये जो जैव विष जो इस जीवाणु के अंदर से उत्पादित होता है, cry1ac जीन की वजह से उत्पादित होता है, तो वो इस बॉलवर्म को मार सकता है। समझ रहे मेरे बच्चों? तो मैंने क्या बताया, कपास का पौधा भारत में पैदा होता था, लेकिन 50 से 60% इसकी खेती खराब हो जाती थी इस कीड़े की वजह से। ये कीड़ा से खा जाता था। इसको मारने के कई तरीके अपनाए गए, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हुए। तो एक जीवाणु की खोज हुई, एक हीरो आया, और ये हीरो का नाम था बैसिलस thuringiensis नाम का जीवाणु, और इसके अंदर एक विशेष जीन पाया जाता था, cry1ac जीन। cry1ac जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता था जो एक प्रकार का जैव विष हुआ करता था, और ये जैव विष को जब वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो पता ये चला इस जैव विष से बॉलवर्म मारे जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बॉलवर्म मारे जा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस जैव विष को डायरेक्ट इस पर उपयोग करेंगे तो फिर वही कीटनाशकों वाला मामला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ना हम ये जो जैव विष उत्पादित करने वाला जो जीन है, जो जैव विष उत्पादित करने वाला जो बच्चों ये जीन है, ठीक है, cry1ac जीन, क्यों ना इस cry1ac जीन को इस बैक्टीरिया से निकालकर हम कपास के अंदर इसको प्रत्यारोपित कर दें। ठीक है, यानी इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दें। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों कि इसकी कोशिका के अंदर, किसकी कोशिका के अंदर? कपास की कोशिका के अंदर, कपास की कोशिका के केंद्र के अंदर वही जो है, याद है आपका जो है वो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की तरीके से एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने ये cry1ac जीन कपास के जीनों के साथ क्या किया? ऐड कर दिया। इसको cry1ac जीन को क्या कर दिया बच्चों? ऐड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? कपास की कोशिका के अंदर। ठीक है, अब जब इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया इसको, अब इस कोशिका से जो नया पौधा तैयार हुआ, कपास का जो नया पौधा तैयार हुआ, ये कपास का नया पौधा, इसके अंदर उस कपास के तो जीन थे ही, साथ ही साथ cry1ac जीन भी मौजूद था। यानी कि कपास ये जो पौधा था ये कपास भी पैदा करता था और साथ ही साथ उस जैव विष को भी पैदा करता था। ठीक है, जैव विष को भी पैदा करता था जो कि बैसिलस thuringiensis से हमने जो है वो पाया था, मतलब इसके अंदर प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, तो जब cry1ac जीन को हमने इसके कपास के पौधे की कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो एक ऐसा कपास का पौधा जन्म लिया जो कपास भी पैदा करता था और जैव विष भी पैदा करता था, जो बैसिलस thuringiensis में पैदा होता था। अब कोई भी अगर बॉलवर्म इस पर अटैक करता था, कपास की पत्तियां, कपास के फूल खाने की कोशिश करता था, तो इसकी पत्तियों में, इसके फूल में ये जैव विष मौजूद होता था, क्योंकि ये उत्पादित कर रहा है, इसके अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, रूपांतरण कर दिया है। तो जैसे उसकी पत्तियां, उसके फूल को खाता था बॉलवर्म, वो मारा जाता था। धीरे धीरे जब बॉलवर्म को लगा कि इसको खाने से धीरे हम लोग मारे जाएंगे, बॉलवर्म इस पर अटैक करना उसने बंद कर दिया और कपास का पौधा क्या हुआ? पूरी तरीके से सही सलामत मतलब उगने लगा। बॉलवर्म अब उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब क्या है कि कपास की खेती की उत्पादकता बढ़ गई। ठीक है, उत्पादकता बढ़ गई। तो ये जो कपास का नया पौधा पैदा किया गया जिसमें हमने बीटी के जीन ऐड किए थे, बैसिलस thuringiensis के cry1ac जीन ऐड किए थे, ये जो नया कपास की प्रजाति उत्पन्न की गई बच्चों, ये नई प्रजाति जो कपास की उत्पन्न की गई, इस कपास की प्रजाति को हम लोगों ने बीटी कॉटन कहा। क्या कहा बच्चों? बीटी कॉटन कहा। बीटी कॉटन इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर बैसिलस thuringiensis के जीन हमने डाल दिए हैं, जो कि जीन डाल दिए, इसलिए हमने इसको बीटी कॉटन कहा, क्योंकि इसके अंदर बैसिलस thuringiensis के जीन मौजूद हैं। अब ये पौधा कपास भी उत्पन्न कर रहा है, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, अपना कीटनाशक खुद उत्पन्न कर रहा है, और जिसकी वजह से ये बॉलवर्म से बच गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दुनिया में, भारत में पहली जीएम क्रॉप जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, वो भारत में पैदा की गई। नाम क्या था उसका? बीटी कॉटन नाम था। क्या नाम था बच्चों? ऐसी क्रॉप का नाम बीटी कॉटन था। क्या नाम था बच्चों? बीटी कॉटन था। तो बीटी कॉटन को बैसिलस thuringiensis के जीन के साथ ऐड करके तैयार किया गया और अब इस भारत में सबसे पहले इसको उपयोग किया गया और आज बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता आप सबको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर हम लोग जब ऐसी फसलें उगाते हैं तो क्या करते हैं? एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जीन का ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से यह भी समझ में आ गया होगा कि भारत की पहली जीएम क्रॉप जो थी उसको कैसे बनाया गया था, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई थी, यह भी समझ में आ गया होगा इस पूरी कहानी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईमानदारी से बताइए, कहानी समझ में आई? आप इस कहानी से बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, बिल्कुल बना लो, तुरंत बना लो। 2001 में अंशिमा आएंगे। अभी बेसिक आपने कैसे इसमें किया गया था? तुम्हें पूछ रहे हैं यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। जो पढ़ रहे हो खूब अच्छे से पढ़ो, हमारी तैयारी नोट कर लिया आप लोगों ने? थैंक यू मुस्कान। एक कोई कह रही है कि क्लियर? ठीक है, अभी जीएम क्रॉप्स और भी मार्केट में आ गई हैं। तो सबसे पहले जो जीएम क्रॉप इंडिया में पैदा की गई जिसका नाम क्या था? बीटी कॉटन था। ये तो आपको पता ही चल गया कैसे बनाया गया था।
ठीक है। इसके बाद जो इंडिया में जीएम क्रॉप आई थी बीटी बैगन, ठीक है, बीटी बैगन था, बीटी ब्रिंजल या बीटी, ये विरोध किया कि चलो भैया ये जो बीटी कॉटन है अपने अंदर से बायोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो हम कॉटन तो खाते नहीं है, हमारे शरीर में तो जाता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीटी बैगन हम इस तरह से खाएंगे तो इसके अंदर से जो बायोटॉक्सिन या जैव विष निकलेगा वो हमारे शरीर में पहुंचेगा, क्योंकि हम इसे तो खाएंगे, और जब हमारा वो जैव विष हमारे शरीर में जाएगा तो धीरे धीरे ही सही, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारे शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिक वो लोगों ने इसका विरोध किया और फाइनली जो है वो बीटी बैगन को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया। क्या हो गया बच्चों, ये बैन कर दिया गया। तो 2009 के करीब इस पर काफी विरोध प्रदर्शन हुए और फाइनली इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। अभी अगर बात की जाए तो अभी एक सरसों है, ठीक है, सरसों की प्रजाति है जो कि भारत में जीएम क्रॉप की कैटेगरी में इसको पैदा किया जा रहा है, और ऐसी सरसों को नाम दिया गया है बच्चों DMH11, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, DMH11। DMH11 का मतलब होता है धारा मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड हाइब्रिड, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, तो डीएमएच का मतलब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नाम की सरसों है, ठीक है। ये जो है इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है, इसकी उत्पादकता माना जा रहा है बच्चों कि हमारी जो भारत की जो सबसे अच्छी सरसों है, जो सबसे बढ़िया सरसों है, ठीक है, सबसे बढ़िया जो सरसों है उसकी उस सरसों से लगभग 28% ज्यादा है, ठीक है, 28% ज्यादा है सबसे बेहतर प्रजाति से। तो भारत में जो भी सरसों सबसे ज्यादा तो भारत में जो सबसे अच्छी प्रजाति है सरसों की उससे 28% ज्यादा इसकी उत्पादकता है, ठीक है। इसको जो DMH11 है इसको दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया। दिल्ली विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों में एक डॉक्टर दीपक पेंटल थे, डॉक्टर दीपक पेंटल और उनकी जो टीम है उन्होंने मिलकर इसको बनाया धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, और इसकी उत्पादकता भारत में किसी भी प्रजाति की सरसों से 28% ज्यादा है, ठीक है। तो ये अब अलाउ तो कर दी गई है, लेकिन कुछ इसमें जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, कुछ अभी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये मार्केट में अभी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। तो एक सरसों की प्रजाति है, नाम क्या है, DMH11, दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर दीपक पेंटल और उनकी टीम ने मिलकर बनाया है। इसकी उत्पादकता 28% ज्यादा है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ की बेस्ट सरसों की प्रजाति है। इसमें जो इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसमें जो जीन यूज किए गए हैं, ठीक है, जीन जो इसका उपयोग किया गया है वो यूज किया गया है बार जीन, ठीक है, बार जीन, पार्नेस जीन, पार्नेस और पारस्टर, ठीक है। ये 3 जीनों का उपयोग करके, 3 जीन इसके अंदर, एक सरसों के अंदर इन 3 जीनों का उपयोग करके बारनेस और बारस्टर नाम के जीनों का उपयोग करके हमने इस सरसों को तैयार किया है। तो ये सरसों काफी जो है वो चर्चा में है, ठीक है, ये इसको अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने, ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने ये देखिए जीएम मस्टर्ड काफी चर्चा में बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में जीएम रबड़ जो है वो बनाया है, जीएम रबड़ जो है वो बनाया, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन पहले से नोट कर लीजिए। बारस्टर, बारनेस, बढ़िया, ठीक है, जीएम रबर की, ठीक है, पहली बार भारत में जीएम रबर बनाई गई है। इसकी खास देखो, जो रबर का पौधा होता है, रबर जैसे कि हमारे टायर बनते हैं, ठीक है, और सब चीजें बनती हैं, तो इस रबर की खास बात यह है कि देखिए रबर को अगर देखिए तो ज्यादातर गर्म देशों में या गर्म प्रदेशों में वो उगते हैं। तो जैसे ठंडी आती है, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में काफी रबर पैदा होता है, लेकिन जैसे ठंडी आती है हमारे यहाँ 3 से 4 महीने के लिए, रबर की उत्पादकता कम हो जाती है, क्योंकि वो ग्रोथ कम करता है, ठंडे के मौसम में कम करता है। लेकिन हमने एक ऐसा जीएम रबर तैयार किया है जिनमें हमने एक जीन ऐड किया है, MnSOD जीन, ठीक है, MnSOD जीन हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब ये जो MnSOD जीन है बच्चों, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का जो जीन है इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इससे जो रबर का पौधा पैदा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा होगा, वो रबर का पौधा किसी भी मौसम में, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, किसी भी मौसम में उसकी ग्रोथ कम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले क्या था, रबर का पौधा 8 महीने तो अच्छे से उगता था, मतलब ग्रोथ करता था, लेकिन 4 महीने सर्दियों में उसकी ग्रोथ कम हो जाती थी। लेकिन ये जो हमने जीएम रबर बनाया है, ये इसकी ग्रोथ 12 महीने बहुत तेजी से होगी, इसको किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये अभी इसका जो है इसके अध्ययन किया जा रहा है, इसका जो अध्ययन किया जा रहा है वो सर उत्तरी रिसर्च फॉर्म है, ठीक है, सर उत्तरी रिसर्च फॉर्म, ठीक है, सर उत्तरी रिसर्च फॉर्म गुवाहाटी में, गुवाहाटी आसाम में। तो इस पर अभी क्या हो रहा है बच्चों, इस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है कि MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की क्षमता होती है। तो अभी जो इसकी स्टडी की जा रही है, इसको उगाया गया है सर उत्तरी रिसर्च फॉर्म गुवाहाटी आसाम में, अभी इसका टेस्ट चल रहा है, इसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों, जीएम रबर आनुवांशिक संशोधन प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग कर प्रजाति कराया गया है, जिसकी स्थितियों के किसी भी प्रतिकूल मौसम में, और फाइनली जो है अभी और भी